रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 21 पार्शियल फ्रैक्शन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर की तमाम एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं और मेरी प्लेलिस्ट में तमाम एक्सरसाइज, तमाम क्वेश्चन पूरी अरेंजमेंट के साथ मौजूद हैं। अगर आप लोगों को सर्च करना है तो आप मेरे चैनल पे जाकर सर्च कर लीजिए। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, तो वहां से आपको तमाम एक्सरसाइजें मिल जाएंगी। उस पर क्लिक करके आप जाएंगे और हर जो है वो एक्सरसाइज को पूरी तरतीब अरेंजमेंट के साथ उसमें दिया गया है, तो आप वहां से तमाम एक्सरसाइजें कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्लास आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर का रिव्यू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, रिव्यू को मिस ना क्या करें, ठीक है ना। एमसीक्यूज के लिहाज से रिव्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको आप पूरी वीडियो को गौर से देखा करें, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ 21 जी। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है, टेक द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर आपको ऑप्शन का बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। टोटल 4 ऑप्शंस इसमें दिए हुए, ए बी सी डी, ठीक है। तो यहां पर बोर्ड पर आपको मैं हर ऑप्शन नहीं दिखा रही हूं, सिर्फ वही ऑप्शन दिखाऊंगी जो कि राइट ऑप्शन है, ठीक है जी। तो क्लास देखिएगा, फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिड्यूस्ड इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। देखें क्लास, एक्सरसाइज 21.1 में मैंने आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखाया था, और जब हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे थे तो वहां क्या कर रहे थे, हम डिवाइड कर रहे थे। रफ वर्क बना के आपको पूरा डिवाइड करके सॉल्व करवाया था और फिर उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हमने सॉल्व किया था, ऐसा ही था। तो यानी कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जो यूज करते हैं ना मेथड, वो कौन सा होता है, डिवीजन मेथड। तो इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैंने सही ऑप्शन आपके सामने लिख दिया है, ऑप्शन डी पे करेक्ट लगा लीजिएगा। सेकेंड पार्ट देखिएगा, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ। देखिए, अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो हमें बताना है, कैन हैव अ फॉर्म। यहाँ पर आपको पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाना, पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करके नहीं लेकर आना, बल्कि सिर्फ ये बताना है कि इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो आप ये देख सकते हैं क्लास, यहाँ पर जितने भी मेरे फैक्टर यूज हुए हैं वो सबके सब लीनियर फैक्टर है, यानी तमाम जगह पे आप देख सकते हैं ना तो ब्रैकेट के ऊपर कोई होल स्क्वायर है और ना ही एक्स के ऊपर कोई स्क्वायर है। हर ब्रैकेट देखे, यहां पर x की पावर 1 है, यहां पर x की पावर 1 है, यहां पर x की पावर 1 है, ठीक है। इसका मतलब ये तीनों फैक्टर मेरे पास लगे हुए, ये क्या है, लीनियर फैक्टर है। और कौन से लीनियर फैक्टर, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, या फिर आप कह सकते हैं कि डिफरेंट लीनियर फैक्टर, बोथ आर राइट। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, क्योंकि न्यूमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर 1 है, जबकि डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर क्यूब है, क्योंकि यहाँ 3x मौजूद है। तीनों की पावर जब ऐड होगी तो 3 हो जाएगी, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब अगर हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो हम सपोजिशन क्या करते थे, a1 a2 a3 यही करते थे। लेकिन अब यहाँ पर जो है a1 a3 a2 के नाम से नहीं दिया हुआ, हालांकि पूरी एक्सरसाइज में हमने वही सपोज किया है। तो ये तो हमारी अपनी सपोजिशन थी ना, a1 a2 a3, आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं। यहां उन्होंने a b c के नाम से दिया हुआ है। फर्ज करें ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, जैसे कि हम एक्सरसाइज में करते आए, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने a b c के रेफरेंस से यहाँ पर सपोजिशन दिखाई है। तो क्लास देखिए, हम जब इसको सपोज करेंगे तो किस तरह करेंगे, यहाँ पर a लिखेंगे, a के नीचे फर्स्ट ब्रैकेट आ जाएगी, हमारा फर्स्ट कांस्टेंट है, ठीक है। न्यूमिनेटर को हम कंसीडर नहीं करते। पूरी एक्सरसाइज में, पूरे चैप्टर में आपको यही बात बताती रही हूं कि हमारा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ किससे होता है, डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो पहला जो ब्रैकेट है उसके ऊपर हम a लिखेंगे, a अपॉन x माइनस है। सेकेंड ब्रैकेट के ऊपर हमारी सपोजिशन b हो जाएगी, x माइनस b, ठीक है। एक्सरसाइज में यहां पर हम a2 करते थे, यहाँ a1 करते थे। उन्होंने a1 a2 नहीं बल्कि abc कर दिया, बस इतनी सी बात है। थर्ड वाले फ्रैक्शन में c अपॉन x माइनस c हो जाएगी हमारी पोजीशन। तो इसमें ऑप्शन डी इज द राइट आंसर जी। तो क्लास आ गए हैं पार्ट 3 की तरफ। देखिएगा, पार्ट 3 में हमसे कह रहे हैं फाइंड द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ
x माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3xr। तो यहां पर आपसे पार्शियल फ्रैक्शन पूछे गए हैं, जैसे कि हम पूरे चैप्टर में पार्शियल फ्रैक्शन ही फाइंड करते रहे हैं, यहां भी आपको पार्शियल फ्रैक्शन का ही पूछा गया है। अब क्लास यहां पर जो है ऑप्शन डी जो है वो राइट है। अब पहले तो आपने ये पहचानना है कि ये जिसके हमें पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करने हैं, क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है? तो जी बिल्कुल ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है। आप देखिए न्यूमिनेटर में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, जबकि डिनोमिनेटर में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्यूब लिखी हुई है। ठीक है, इसका मतलब कि ये पार्शियल फ्रैक्शन है। क्यों है पार्शियल फ्रैक्शन? क्योंकि जाहिर है कि डिनोमिनेटर में पावर हाईएस्ट है और न्यूमिनेटर में पावर लोअर है। अच्छा, अब एक चीज तो हो गई। दूसरी चीज हमें यह देखना है कि यहां पर क्या इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है? न्यूमिनेटर में तो नहीं है, न्यूमिनेटर को तो हम देखते भी नहीं है ना। ठीक है, डिनोमिनेटर में देखिएगा बिल्कुल इसको मजीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है। आप देख सकते हैं x कॉमन आ रहा है दोनों टर्म में, तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि ये किस केस में इंक्लूड है, क्योंकि टोटल हमने पूरे चैप्टर में 4 केसेस को डिस्कस किया है। तो उसके बाद जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम केस डिसाइड करेंगे, केस में कौन सा केस अप्लाई होगा। तो यहां पर मैं इसको सॉल्व कर रही हूं, सॉल्यूशन की हेडिंग डाली। देखें अब हम करेंगे क्या, x माइनस 3 को तो मैंने कॉपी कर दिया, अपॉन में x यहां पर कॉमन आ रहा है। ठीक है, आपके सामने देखें x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लिया मैंने। यहां से कितने x थे? 3x थे ना, x की पावर 3 थी, एक x कॉमन आ गया, तो बाकी रिमेनिंग कितने हैं यहाँ पर? x की पावर स्क्वायर। जबकि यहां पर से x भी हमने कॉमन ले लिया, तो यहां पर अब सिर्फ क्या रह गया? 3 रह गया। ये हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, ये तो हो गया सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद हम क्या करते थे क्लास? आप जरा इसको पहचाने कि ये हमारे किस केस में इंक्लूड है, कौन से केस पे अप्लाई हो रहा है ये। तो हमने यहाँ पर 3 केस पढ़े थे, केस 1, केस 2, केस 3। तो आप देख सकते हैं केस 3 हमने पढ़ा था रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। ठीक है, सॉरी नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो अब देखिए यहाँ पर नॉन रिपीटेड का मतलब तो हो गया कि देखिए क्वाड्रेटिक फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर स्क्वायर नजर आ रही है। ठीक है ना, और ये इररिड्यूसिबल है, यानी इसको फर्दर रिड्यूस भी नहीं किया जा सकता। इस ब्रैकेट पे ना तो कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ना ही कोई मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, ना ही कुछ कॉमन आ रहा है, यानी इसको किसी भी तरह से इस ब्रैकेट को फर्दर आगे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है? क्वाड्रेटिक फैक्टर है, लेकिन कौन सा? इररिड्यूसिबल। ठीक, यहां पर हमारा केस नंबर 3 अप्लाई हो रहा है। अच्छा, अब इसको हम सपोज करेंगे। सेकंड स्टेप में हम क्या करते थे? सपोज करते थे। सपोजिशन इसकी क्या होगी? यहां पर मैं देखें सपोज कर लेती हूं, तो ये लेट का वर्ड यही यूज कर लिया मैंने। आगे हम इसको कैसे सपोज करेंगे? यहां पर देखें टोटल मेरे पास 2 फैक्टर लिखे हुए हैं, एक x है और दूसरी ये ब्रैकेट है। ठीक है, दोनों फैक्टर के लिए अलग अलग कांस्टेंट हम सपोज करेंगे। तो पहले फैक्टर x के लिए a1, इसके नीचे x आ जाएगा, प्लस का साइन। फिर आगे देखिएगा ये क्या है? क्वाड्रेटिक फैक्टर है। क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए हम कितने कांस्टेंट सपोज करते थे? ठीक है ना, टोटल 2 कांस्टेंट सपोज करते थे हम। ठीक है, क्योंकि यहां पर x की पावर क्या है? स्क्वायर है। तो a1 सपोज कर चुके हैं, a2 प्लस a3 किस ब्रैकेट के लिए? सेकंड ब्रैकेट, यानी कि क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए हमने ये सपोज किया है x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, एक काम और भी करते थे हम, याद होगा आपको कि जो हमारा फर्स्ट कांस्टेंट होता था उसके साथ हम x लगा दिया करते थे, ऐसे ही होता था। उसके बाद हम ये करते थे कि इसको नाम देते थे इक्वेशन 1 का, इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते थे? इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ले लेते हैं। जी एलसीएम में दोनों ही आ जाएंगे। इसके नीचे जो फैक्टर लिखा हुआ है ये भी और ये भी, क्योंकि एलसीएम हमारा किसका आता है? डिनोमिनेटर का आता है।
तो हम एलसीएम की लाइन लगा लेते हैं। जी x भी आ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 3 भी आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद देखिए यहाँ a1 के नीचे x लिखा हुआ है, तो x से x क्या कर देंगे, हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, x से x कैंसिल होने के बाद ये जो ब्रैकेट हमारी रिमेनिंग है ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, a1 से। तो करवा देते हैं इसको a1 से मल्टीप्लाई। उसके बाद इस वाले फ्रैक्शन पर आ जाए। पहले तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, a2x प्लस a3 जी। यहां पर अब हमें इसको देखते हैं कि हमने किससे मल्टीप्लाई करवाना है। तो क्लास यहाँ इसके नीचे देखें हमारे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3, जो कि यहाँ एलसीएम में भी मौजूद है, एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 से एक्स स्क्वायर प्लस 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया तो लेकिन इसके पास x तो नहीं है ना, यहाँ हमारे पास एलसीएम में x भी लिखा हुआ है, तो रिमेनिंग यहाँ पर क्या रह गया, x। जो रिमेनिंग है वो इसके पूरे न्यूमिनेटर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इन दोनों पे ब्रैकेट लगा दें, तो x यहाँ इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, उसके बाद क्लास हम ये करते थे कि क्योंकि ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है और अगर हम इसको उधर लेकर जाते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आप देख सकते हैं कि ये डिनोमिनेटर और ये दोनों सेम है, तो जब ये वहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हम वो स्टेप करने के बजाय इसको डायरेक्टली कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो गया। और अब यहां पर मेरा क्या रह गया, सिर्फ x माइनस 3 इज इक्वल टू a1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट a2x प्लस a3। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं हम। ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई जी। तो क्लास अब इक्वेशन 2 में हमें क्या फाइंड करना है, बेसिकली हमें फाइंड करने हैं अपने 3 कांस्टेंट a1 a2 a3। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवा के भी सॉल्व कर सकते हैं, एक वो मेथड भी है, लेकिन उससे बेटर ये है कि पहले हम ये चेक कर लें कि क्या ब्रैकेट में हम कोई ऐसी वैल्यू रखने से जीरो बना सकते हैं उस ब्रैकेट को। अगर वो ब्रैकेट जीरो बन जाती है तो उससे क्या होता है कि हमारे लिए सॉल्व करना इजी हो जाता है, हम किसी एक कांस्टेंट को इजीली फाइंड कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने से पहले हम ये जरूर चेक कर लें, तो उससे क्या होता है कि क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है। ठीक है, जब एक कांस्टेंट हमारे सामने आ जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर पहले तो आप ये तलाश किया करें लिखने के बाद कि सिंगल कांस्टेंट कहाँ लिखा हुआ है। यहां देखें तो a2 भी है, a3 भी है, डबल कांस्टेंट है, तो सिंगल कांस्टेंट इस वाली टर्म में लिखा हुआ है जहां पर सिर्फ a1 है। अगर किसी भी तरह से मैं इस टर्म को रिमूव कर देती हूँ, ठीक है, रिमूव हो जाता है, तो मेरे पास सिर्फ ये टर्म रह जाएगी और इस टर्म से a1 को फाइंड करना इजी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या ये टर्म रिमूव हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, x। अगर मैं यहां पर पूरी इक्वेशन में x की प्लेस पे 0 रख दूं, यहां पर 0 आ जाए, तो 0 इस पूरी ब्रैकेट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस पूरी टर्म को क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो ये वाली टर्म तो मेरी हो जाएगी रिमूव और मेरे पास सिर्फ ये रह जाएगी और मुझे इजीली क्या मिल जाएगा, a1। क्या मिल जाएगा, a1। ठीक है, तो हम a1 फाइंड करने के लिए ये सारी मेहनत कर रहे हैं, तो लिखिएगा टू फाइंड a1 put x is equals to 0 in equation 2। ठीक है, और बोथ साइड्स दोनों तरफ पुट करेंगे हम। ठीक है, तो अब देखिएगा यहां पर x की प्लेस में हम लिखेंगे 0, जहां जहां x है वहां क्या आ जाएगा, 0 -3। ठीक है, यहां a1 कर्ली ब्रैकेट, जहां 0 है वहां जहां x है वहां हमने 0 का स्क्वायर लगाया, +3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद आगे देखिएगा
ब्रैकेट है A2, यहां भी कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं हम। 0 की प्लेस में हम रखने जा रहे हैं, सॉरी x की प्लेस में रखने जा रहे हैं 0, और यहां पर है A3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और जहां पर x लिखा हुआ है यहां पर भी हम क्या लिखेंगे 0। जी अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखें 0 में हम -3 को करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो यहां पर क्या हो जाएगा -3 रह जाएगा, 0 को हटा दीजिए। इसी तरह से आगे देख लेते हैं। A1 है, 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 होगा, और 0 में जब हम +3 को ऐड करेंगे तो क्या होगा सिर्फ +3 होगा, 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिख लेते हैं सिर्फ 3। यहां देखिएगा क्लास, ये 0 इस पूरी टर्म से क्या हो रहा है, उस पूरी ब्रैकेट से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि ये पूरी टर्म क्या बन गई 0 बन गई, तो 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है उसको 0 बना देते हैं, तो ये पूरी टर्म क्या हो गई 0 हो गई। यहां पर हम 0 लिख लेते हैं। अच्छा ठीक है, अब यहां क्या करेंगे हम 3 देखिए बाद में लिखा हुआ है, 3 को पहले ले आते हैं। A1 से पहले 3 आ जाएगा और A1 आ जाएगा बाद में। ठीक है, अब ये 3 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर ले आऊं मैं, डिवाइड हो जाएगा जी। -3 से क्या हुआ, ये वाला 3 जब यहां आया तो ये डिवाइड हो गया, और यहां मेरा क्या रह गया सिर्फ A1। ठीक है, क्या रह गया A1। यहां पर देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गए, 1 बचा, तो A1 की वैल्यू मुझे क्या मिल गई 1। क्या सिर्फ 1 लिखेंगे, माइनस भी है। ठीक है, माइनस कैंसिल नहीं हुआ तो ये हो जाएगा -1। A1 की वैल्यू क्या आ गई -1। क्लास A1 फाइंड कर चुके हैं हम, अभी अभी आपके सामने फाइंड किया। तो अब हमारे लिए बाकी कांस्टेंट को फाइंड करना इजी हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है A2 एंड A3। उसके लिए अब हमें लाजमी है कि इन ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, क्योंकि अब इसको 0 बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पर x² आ चुका है और x² को 0 किसी भी सूरत हम नहीं बना सकते। तो लिहाजा यहां पर हम यहाँ पर अब x की वैल्यू को कोई ऐसा नहीं रख सकते कि जिससे ये पूरी ब्रैकेट 0 बन जाए, तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाने जा रहे हैं, तो देख लीजिए A1 मल्टीप्लाई होगा x² से, तो ये हो जाएगा A1x² प्लस A1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो ये हो जाएगा 3A1। इसी तरह यहां देखें ये x इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये x जब इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा A2 x की पावर 1 x की पावर 1, दोनों पावर 1 ऐड होंगी तो x की पावर स्क्वायर हो जाएगी, प्लस यहां देखिएगा A3 के साथ भी x मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं हम, जो एक जैसी टर्म है, यानी x² को x² के पास लिख लेते हैं, और बाकी जो लाइक टर्म्स है उनको भी हम लिख लेते हैं। तो यहां देखिएगा A1 x² के पास हम लिख लेते हैं प्लस A2 x² को, और x की टर्म एक ही है, सिंगल है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और ये कांस्टेंट को हम लिख लेते हैं लास्ट में। जी अब यहां पर हम कॉमन ले लेते हैं x² को। ठीक है, तो दोनों के पास x² है, तो भाई कॉमन ले लेते हैं x²। x² कॉमन आ गया, रिमेनिंग मेरे पास क्या रह गया A1 प्लस A2। ठीक है, यहां देखिएगा इनमें तो कुछ कॉमन नहीं है, चूंकि ये एक ही सिंगल टर्म है x की, इसको हम जस्ट कॉपी कर लेंगे। इसी तरह कांस्टेंट की भी टर्म सिर्फ एक ही है, ये भी कॉपी हो जाएगी। जी तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहां पर हमने x² वाली टर्म को, x को और कांस्टेंट को सेपरेट कर दिया है, और अरेंज करके भी लिख दिया है, पहले हाईएस्ट पावर फिर उससे कम और फिर कांस्टेंट। अब ये एक जो हमारे पास इक्वेशन निकल कर आई है, इसको हम नया नाम दे देते हैं इक्वेशन 3 का। ठीक है, अब यहां पर देखें मुझे टर्म को इस तरीके से इक्वेट करवाना है x² को x को, कि मुझे इजीली बाकी के कांस्टेंट फाइंड हो जाएं। जी
तो क्लास हम बाकी के कांस्टेंट कैसे फाइंड करेंगे कि हम बारी बारी हर टर्म को इक्वेट करवाएंगे, ठीक है, इस तरीके से कि हम इजीली बाकी कांस्टेंट फाइंड कर लें। तो यहाँ देखें, अगर मैं एक्स स्क्वायर वाली टर्म को इक्वेट करवाती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर दो कांस्टेंट मौजूद है, A1 एंड A2, ठीक है। A1 हम फाइंड कर चुके हैं आपके सामने, ये रहा -1। अगर मैं A1 की प्लेस में वैल्यू रख देती हूँ तो इजीली मुझे क्या मिल जाएगा, A2। तो हम इक्वेट करवा लेते हैं कौन सी टर्म को, एक्स स्क्वायर वाली टर्म को। तो लिखिएगा इक्वेटिंग like terms of एक्स स्क्वायर, ठीक है। किस इक्वेशन से करवा रहे हैं, मतलब जो हमें जो इक्वेशन जो गिवन है उसका रेफरेंस दे दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है, इक्वेशन 3 से करवा रहे हैं तो करवा देते हैं फिर इक्वेट। तो अगर आप यहाँ पर लेफ्ट साइड पे देखें तो लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर की कोई भी टर्म मौजूद नहीं है, तो ऐसी सूरत में हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। यहां हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म को कॉपी कर लेते हैं, ये हो जाएगा A1 प्लस A2 जी। यहां पर देखेंगे एक्स स्क्वायर यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरी ब्रैकेट से अगर मैं इधर ले जाती हूँ तो ये 0 से डिवाइड हो जाएगा, और 0 से डिवाइड होने का क्या मतलब होता है कि वो पूरी चीज क्या बन जाएगी, 0। तो डिवाइड नहीं करवाते हम, डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 0, क्योंकि बिल आखिर एक्स स्क्वायर ने तो 0 बन ही जाना है, तो हम डायरेक्ट 0 ही बना लेते हैं। अच्छा, अब हम A1 की जगह पे A1 की वैल्यू को रखेंगे, तो A1 इक्वल है -1 के, तो यहां मैं रख देती हूं -1 प्लस A2, ठीक है। A1 की वैल्यू को रखा है मैंने, साइड पे रेफरेंस दे दें कि चूंकि A1 जो है वो इक्वल था किसके, -1 के, दैट्स व्हाई वी हैव पुट -1 इन प्लेस ऑफ A1 टू फाइंड A2 जी। अब ये देखें, ये -1 यहाँ पर राइट साइड पे, जब मैं इसको लेफ्ट पे ले जाऊंगी तो ये प्लस का हो जाएगा, ऐसे ही है ना, तो भाई ये यहाँ प्लस हो जाएगा। तो अब मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ ना कि A2 को बजाय यहाँ पर राइट पे लिखने के इसको लेफ्ट पे लिख देती हूँ, तो A2 की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी ना। जब ये -1 इधर आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा और 0 को हम हटा देंगे, तो A2 मुझे मिल चुका है 1। क्लास A1 एंड A2 फाइंड कर चुके हैं, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड A3। तो A3 फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि किस टर्म को इक्वेट करवा सकते हैं जहां A3 मौजूद हो। तो देखें, यहाँ पर A3 मौजूद है मेरा इस वाली टर्म में, एक्स वाली टर्म में, तो हम इसको इक्वेट करवा देते हैं। और यहाँ पर A3 सिंगल है, कोई और कांस्टेंट है भी नहीं, इजीली फाइंड हो जाएगा A3। तो हम यहाँ पर इक्वेट करवा देते हैं, इक्वेटिंग लाइक टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वेटिंग लाइक टर्म्स ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन 3। अब देखें, यहां पर एक्स वाली टर्म मौजूद है लेफ्ट साइड पे, तो हम एक्स वाली टर्म को कॉपी कर लेंगे, राइट साइड से हम इस वाली टर्म को कॉपी करेंगे जी। अब ये एक्स देखें यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहां आने के बाद एक्स से क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, तो एक्स से एक्स जब कैंसिल होंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा ना। जब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम होते हैं और वो आपस में कैंसिल होते हैं तो क्या बचता है, हमारा 1 बचता है। तो यहां पर हम लिख देंगे 1, ठीक है। तो A3 मुझे क्या मिल गया, 1 आ गया। बस इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको लेफ्ट पे लिख देते हैं, इसको राइट पे, तो A3 की वैल्यू मिल गई है मुझे 1। नाउ वी हैव फाइंड ऑल द कांस्टेंट A1, A2 एंड A3। अब इन तमाम कांस्टेंट को हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में। तो लिख दीजिएगा, पुट द वैल्यूज ऑफ A1, A2 and A3 in equation 1। इक्वेशन 1 में रखने जा रहे हैं हम तीनों कांस्टेंट को। तो देखिएगा, इक्वेशन 1 मेरी ये रही, जी। यहां देखिएगा आगे क्या लिखा हुआ, A1 की प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, -1 अपॉन में इसके लिखा हुआ है x, ठीक है, और आगे लिखा हुआ है प्लस साइन,
और फिर A2 किसके इक्वल है 1 के, ठीक है। यानी हम A2 की प्लेस में क्या लिख सकते हैं 1, ये A2 की प्लेस में 1 आ गया, साथ में x लिखा हुआ है, ठीक है। फिर प्लस A3 है, A3 किसके इक्वल है, वो भी 1 के इक्वल है, तो यहां भी 1 आ जाएगा, अपॉन में ब्रैकेट लिखी हुई है x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अपॉन में क्या लिखा है x स्क्वायर प्लस 3। इसको फर्दर देख लेते हैं यहां पर। जी देखें, यहां पर वेरिएबल से पहले 1 लिखा हुआ है, तो 1 तो हम लगाते नहीं स्टार्ट में, ये बात पता है आपको, तो 1 को हटा दें, डायरेक्ट यहां पर क्या लिखेंगे हम x, ठीक है। आगे लिखा हुआ है +1, अपॉन में वैल्यू लिखी है x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। तो क्लास यहां पर देखें मेरा इस फ्रैक्शन को हम किस में रिजॉल्व कर चुके हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में। और आपने देखा होगा पार्ट 3 में मैंने कहा था ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो देखें हमारा आंसर भी यही आया है पार्शियल फ्रैक्शन में, -1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3। और यही मैंने ऑप्शन आपसे कहा था कि राइट ऑप्शन है, इसको टिक लगा लीजिए। और इस पूरे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया कि ये किस तरीके से आया, ठीक है। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी आ गए पार्ट 4 की तरफ। तो देखिएगा पार्ट 4 में हमसे कह रहे हैं कि ये जो फ्रैक्शन हमें गिवन है इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये हमारा ऑप्शन बी राइट है। क्यों राइट है तो देख लीजिए भाई, यहां पर हम चेक करते हैं कि क्या ये इम्प्रॉपर है, प्रॉपर है। तो देखें अगर हम इसकी न्यूमिनेटर की पावर देखें, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है क्यूब, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में हम x की हाईएस्ट पावर को देखें तो ये x आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होंगी तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या बन जाएगी, यहाँ पर स्क्वायर बन जाएगी, क्योंकि दोनों की पावर क्या है 1 ऐड होके क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी। तो डिनोमिनेटर में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर स्क्वायर हो गई, जबकि न्यूमिनेटर में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्यूब हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि न्यूमिनेटर में जो पावर है वो ग्रेटर है, जबकि डिनोमिनेटर में पावर लोअर है। इसका मतलब ये होगा कि अगर न्यूमिनेटर जो है वो लेसर है और डिनोमिनेटर ग्रेटर है, न्यूमिनेटर ग्रेटर है जबकि डिनोमिनेटर लेसर है, तो इसका मतलब ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ऐसे होता था एक्सरसाइज 21.1 में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कैसे पहचानते थे, उनकी पावर को देख के, वेरिएबल की पावर देखते थे ना हम। अगर वेरिएबल की पावर ऊपर वाली पावर ग्रेटर है और नीचे वाली पावर उससे कम है, तो इसका मतलब वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, तो उसको हम कन्वर्ट करते थे प्रॉपर में। तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ऑप्शन बी पे टिक लगा लीजिएगा, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आ जाइए पार्ट 5 की तरफ। तो देखिएगा द फ्रैक्शन, ये वाला फ्रैक्शन अगर आप देखें इज नोन एज, अब यहाँ भी आपको प्रॉपर इम्प्रॉपर बताना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, जबकि नीचे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर स्क्वायर है, यानी न्यूमिनेटर में पावर कम है, डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा है। ऐसी सूरत में क्या होता है, वो फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ना। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो राइट है, प्रॉपर। इस पे ऑप्शन ए पे टिक लगा लीजिएगा। तो क्लास यहां पर मेरा एक्सरसाइज 21 का रिव्यू हो चुका है कंप्लीट। उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। और आज यहाँ पर हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 21 पार्शियल फ्रैक्शन। तो अपने कमेंट, अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा ये चैप्टर पढ़ने में, कितना समझ आया, कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक न्यू चैप्टर के साथ, चैप्टर 22 के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बस जाने से पहले एक ही बात, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।